गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले दिनों हमने धूल पाठ के अंतर्गत मिट्टी और धूल में अंतर देखा था। इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। तो आइए आज हम इस पाठ को आगे देखते हुए इसका पठन करते हैं। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है, अर्थात ग्रामीण भाषाओं में धूल का अर्थ बताते हुए इसे कभी गर्द अर्थात गंदगी नहीं कहते हैं, बल्कि इसे गोधूली के शब्द में अमर कर देते हैं। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है, अर्थात अमराइयों के पीछे, आम के कलियों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जब धूली उड़ती है तो वो मिट्टी को अमर कर देती है। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई की बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहां की तहां स्थिर रहती जाती है। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है। शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। अर्थात जब चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियां जाती हैं तो उस गाड़ियों के पीछे धूल एक रुई की बादल की तरफ फैल जाती है और फिर ऐरावत हाथी के पथ के पीछे जाने पर जैसा हाथी जाता है तो धूल नहीं उड़ता है, फिर वहीं की वहीं पड़ी रह जाती है। एक तरफ वह बादल के समान उठती है और फिर नीचे उसी अपने स्थान पर चुपचाप पड़ी रह जाती है। शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है। जो बचपन में एक बच्चे के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य, बच्चों के मुंह पर या फूल की पंखुड़ी अर्थात फूल के पत्तों पर साकार अर्थात सजीव सौंदर्य बनकर छा जाती है। जिस प्रकार एक शिशु के मुंह पर धूल लग जाता है तो उसके सौंदर्य में चार चांद लग जाता है। आप यहाँ पर कवि कल्पना में लेखक कल्पना के अंतर्गत, कवि कल्पना के अंतर्गत आप देख सकते हैं कृष्ण की छवि कि जब बचपन में कृष्ण के मुख पर मिट्टी या माखन लग जाती थी तो उनके सौंदर्य में चार चांद लग जाता था। ठीक दूसरी तरफ फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर फूल की पंखुड़ियों पर जो धूल लग जाता है तो उसके सौंदर्य में और निखार आ जाता है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी। गोधूली अर्थात सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों का मिलन। जब सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से मिलता है अर्थात डूबता है तो उस वक्त की कल्पना। कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी। कवियों ने उस सौंदर्य का वर्णन करते हुए कितनों ने नहीं थका। लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है, परंतु यहाँ जिस गोधूली की बात हो रही है वह है धूल की गोधूली। धूल का सौंदर्य वह गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं पड़ती, जो शहरों की किस्मत में नहीं देखने को मिलता। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आप आने का आग्रह किया गया था, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ। यह कविता की विडंबना थी और गांव में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरन गोपालों के पदों की धूली है। यहाँ धूल की सौंदर्य को दिखाया गया है कि एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था। गोधूली की बेला अर्थात शाम की बेला जब सूर्यास्त होता है। लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ, परंतु शहरों में इन बड़े बड़े अट्टालिका, बड़े बड़े मंजिलों के बीच में यह गोधूली की बेला अर्थात शाम का सौंदर्य कहाँ देखने को मिलता है। यह कविता की विडंबना थी और गांव में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है यह उस कविता की विडंबना थी कि वह शाम देखने को नहीं मिलता है। और गांव में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया था, जिस धूली को कवियों ने अपनी लेखनी में लिखा है, वह हाथी घोड़ों के पग के संचालन से
उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है। अर्थात हाथी घोड़े जब चलते हैं तो उसके पग के अर्थात पैरों के संचालन, पैरों के चलने से जो धूल उत्पन्न होती है, धूल उड़ती है, वह नहीं है, वरन गोपालों के पदों की धूली है। बल्कि गोपाल अर्थात गांव के बच्चों की पदों की धूली है। अर्थात उनके पैरों के नीचे जो धूली उड़ती है वह धूली का सौंदर्य, उनके मुख पर जो धूली लगती है वह धूली का सौंदर्य है। धन्यवाद।